गॉस प्रमेय और उसके एक एप्लीकेशन के बाद जो हमने एक एप्लीकेशन किया है वो एप्लीकेशन था अनंत विस्तार की आवेशित चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बाद अब हम गॉस की प्रमेय के दूसरे एप्लीकेशन पर आते हैं। और दूसरे एप्लीकेशन में हमने क्या लिया है, दूसरे एप्लीकेशन में हमने लिया है गोला। देखिए ये है एक विलगित एक समान आवेशित ठोस अथवा खोखले गोलीय चालक है के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विभव का व्यंजक। यहाँ पर जो सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन करता है वो करता है कि जो गोला है या जो खोखला गोला है वो है कैसा, धात्विक है या अधात्विक है या परावैद्युतिक है। तो मैं इन गोलों में आपको इस समय अंतर स्पष्ट किए दे रहा हूं। जो धात्विक ठोस गोला होगा या धात्विक खोखला गोलीय कोष होगा, अगर मैं उसको आवेश दूंगा तो इन दोनों गोलों पर या धात्विक कोष पर आवेश एक समान रूप से इन आकृतियों के पृष्ठ पर वितरित हो जाता है। लेकिन अचालक गोले के संबंध में ये बात सही नहीं है। अचालक गोले को अगर मैं आवेश दूंगा तो वो आवेश उस अचालक के संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से वितरित हो जाएगा, या मैं जहां उसको आवेश दूंगा वो आवेश वहीं रहेगा, पूरे पृष्ठ पर वो नहीं फैल सकता। पूरे पृष्ठ पर फैलने का गुण किसमें होता है, पूरे पृष्ठ पर आवेश का एक समान रूप से फैलने का गुण होता है चालकों में। तो हमने क्या लिया है, हमने ठोस अथवा खोखला गोलीय कोष चालक लिया है, ठीक ना। उसके लिए हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं व्यंजक का फॉर्मूला प्राप्त करना है। तो देखिए सबसे पहले मैं क्या लूंगा, सबसे पहले मैं विद्युत क्षेत्र लूंगा। विद्युत क्षेत्र के लिए मुझे क्या लेना पड़ेगा, विद्युत क्षेत्र के लिए एक आवेश लेना पड़ेगा। और आवेश अब की बार बिंदु आवेश पर न होकर के एक गोलीय कोष पर वितरित है। गोला थोड़ा बनाना मुश्किल है, आप ये ठीक है ना। और इस गोले पर धनावेश समान रूप से वितरित है। इसका केंद्र बिंदु, अब इस गोले के कारण मुझे इस गोले के बाहर, गोले के पृष्ठ पर और गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विभव के मान ज्ञात करने हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं कहां ज्ञात करूंगा, सबसे पहले मैं ज्ञात करूंगा गोले के बाहर। तो गोले की जो त्रिज्या है, गोले की त्रिज्या हमने मानी है कैपिटल आर, और कैपिटल आर से स्मॉल आर दूरी पर, कितनी दूरी पर बेटा, स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु स्थित है पी। इस बिंदु पी पर मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव का मान ज्ञात करना है। तो बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए मुझे सबसे पहले बिंदु पी पर एक गॉसियन पृष्ठ यानी कि बंद पृष्ठ की मुझे कल्पना करनी पड़ेगी। और बंद पृष्ठ की मैं कल्पना कैसे करूंगा, बंद पृष्ठ की मैं कल्पना करूंगा वो बंद पृष्ठ होगा गोलीय। ठीक है बेटा, आर्यवासन इस बंद पृष्ठ पर मैंने एक बहुत छोटा सा सूक्ष्म क्षेत्रफल लिया है, और इस क्षेत्रफल की जो वैल्यू है, इस क्षेत्रफल की वैल्यू है ds। तो इस ds क्षेत्रफल के प्रत्येक बिंदु पर, क्योंकि वो छोटा सा क्षेत्रफल है, इसलिए इसके प्रत्येक बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान होगा वो समान होगा। और आपको पता है कि अगर प्लस क्यू आवेश वितरित है तो उसकी जो दिशा होती है वो किधर होती है, बिंदु P से बाहर की ओर अगर प्लस आवेश है तो जो दिशा एक ही होगी वही दिशा इस पृष्ठ क्षेत्रफल के लिए क्षेत्रफल सदिश की होगी। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करूंगा। और बिंदु P कहां है, बिंदु P है गोले से बाहर। तो पहला पॉइंट, गोले से बाहर
बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अगर हम गोले के बाहर की बात कर रहे हैं तो गोले के बाहर के लिए स्मॉल r जो मैं मान रहा हूं वो होना चाहिए कैपिटल R से बड़ा, तभी तो गोले के बाहर जाएगा। ठीक, अब इसके लिए मैं करने वाला हूं क्षेत्रफल ds से होकर गुजरने वाला कुल फ्लक्स। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? फ्लक्स का फॉर्मूला होता है d phi इज इक्वल टू विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान है इनटू क्षेत्रफल सदिश। अगर मैं इसको cos थीटा के टर्म में लिखूंगा e ds cos थीटा, आपको पता है ds और e डायरेक्शन सेम है, तो इसलिए थीटा की वैल्यू कितनी 0 और थीटा की वैल्यू 0, तो cos थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? cos थीटा की वैल्यू हो गई 1, तो d phi इज इक्वल टू कितना आ गया e into ds। तो ये जो फॉर्मूला e into ds आया है ये कितने के लिए आया है? ये मात्र इस क्षेत्रफल के लिए आया है, लेकिन मुझे संपूर्ण गोले से निकलने वाले कुल फ्लक्स का मान निकालना है। तो आपको लिखना पड़ेगा किसी प्रकार संपूर्ण गोले के पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, तो क्या मान लो मैं फाई मान लूं, तो फाई इज इक्वल टू ई। भाई ई जो है इस पूरे पृष्ठ पर एक समान होगा कि नहीं होगा? एक समान होगा। क्यों? क्योंकि इस आवेश से ये जो पृष्ठ है डिस्टेंस है कैसी है? समान है। यहाँ भी कितनी स्मॉल आर है, यहाँ भी कितनी स्मॉल है, यहाँ भी कितनी स्मॉल आर है, यहाँ भी कितनी स्मॉल आर। तो जब पृष्ठ सममित है तो उससे निश्चित दूरी पर क्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान होगी? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान होगी। तो इसलिए मुझे इस पूरे पृष्ठ के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या लेना पड़ेगा? ई लेना पड़ेगा। अब जो बदलने वाला है, कौन बदलने वाला है? बदलने वाला है क्षेत्रफल। क्यों? क्योंकि पहले तो मैंने इतने के लिए लिया था, अब मैं इस पूरे के लिए लेने वाला हूं, तो इसलिए ds क्या होगा? ds होगा पूरे गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक, संपूर्ण गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो phi इज इक्वल टू e इनटू, और आपको पता है संपूर्ण गोले का जो वक्र पृष्ठ होता है वो कितना होता है? वो होता है 4 पाई r स्क्वायर। अरे गोले के लिए आएगा सर, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब हम बात करते हैं गॉस की प्रमेय की। तो गॉस की प्रमेय से, तो गॉस की प्रमेय क्या होती है? फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समीकरण नंबर 2। तो देखिए फाई की वैल्यू किसके लिए? गोले के लिए। और फाई की वैल्यू किसके लिए? गोले के लिए। गॉस की प्रमेय से इसमें फाई की वैल्यू और इसमें फाई की वैल्यू, जब दोनों ही फाई की वैल्यू गोले के लिए है तो क्या ये दोनों बराबर होंगे? नहीं होंगे। तो जब दोनों बराबर होंगे तो हमें इन दोनों को बराबर रखना है। तो आपको लिखना पड़ेगा समीकरण 1 व समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 से लिखोगे तो क्या हो जाएगा? e इंटू 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए अब आपको क्या करना है? e इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q अपॉन r का पक्षांतर करोगे तो r स्क्वायर। तो ये किसी आवेशित खोखले गोले कोश या ठोस गोले के लिए गोले के बाहर स्मॉल r दूरी पर, कितनी दूरी पर? स्मॉल r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला है। अगर आप इस फॉर्मूले को ध्यान से देखोगे तो आप पाओगे कि ये फॉर्मूला वही है जो हम
बिंदु आवेश के लिए लेकर के चले थे भाई। बिंदु, तो ये फॉर्मूला बिंदु आवेश के लिए भी यही था और खोखले या ठोस गोलीय चालक के लिए भी यही है। तो इससे यही निष्कर्ष निकलता है, चाहे बिंदु आवेश हो या चाहे खोखला या ठोस गोलीय कोष हो, फॉर्मूला दोनों के लिए एक लगेगा। आवेश को हम कहां पर कार्यरत मानेंगे? गोले के केंद्र पर। ठीक, तो ये कहां आ गया फॉर्मूला? ये आ गया गोले के बाहर। अब हम कहां देखेंगे? गोले के पृष्ठ पर। ठीक बेटा, ये नंबर 1। नंबर 2, गोले के पृष्ठ पर गोले के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो गोले के पृष्ठ पर देखूंगा तो ये जो अब मुझे क्षेत्रफल कितना लेना पड़ेगा? क्षेत्रफल मुझे ये लेना पड़ेगा यहाँ पर। अब ये क्षेत्रफल कितने डिस्टेंस पर है? कैपिटल आर डिस्टेंस पर है। तो आप देखोगे जो मैंने बाहरी गोले के लिए स्मॉल आर मानी थी, क्या अब वो कैपिटल आर के बराबर हो गई? बिल्कुल हो गई। तो ये डिस्टेंस अब ये हो गई, तो स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। कब के लिए? गोले के पृष्ठ के लिए। अगर मैं इस समीकरण को 3 मानूं तो स्मॉल आर की जगह क्या मैं कैपिटल आर रख दूं यहाँ पर? तो फॉर्मूला हो जाएगा समीकरण 3 से E is equal to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन R स्क्वायर। तो ये गोले के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। किंतु आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था और वो फॉर्मूला क्या था? Q is equal to सिग्मा अपॉन A। तो Q is equal to सिग्मा अपॉन A क्या है? A वो क्षेत्रफल है जिस पर प्लस Q आवेश वितरित है। तो प्लस A क्षेत्रफल कौन सा है? क्षेत्रफल ये है। तो आपको पता है गोले का क्षेत्रफल कितना होता है? गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई r स्क्वायर। अब Q का मान समीकरण कितना मालूम है इसको? 4 मान लूं तो आप लिखोगे Q का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो जब आप Q का मान समीकरण 4 में रखोगे तो E इज इक्वल टू क्या आएगा? E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q की वैल्यू कितनी? यहां से Q, यहां से Q की वैल्यू यहां से, ओ बेटा एक मिनट, थोड़ा सा फॉर्मूला गलत हो गया है। तो ये जो फॉर्मूला होता है Q का नहीं होता, फॉर्मूला होता है सिग्मा का। सिग्मा इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन A। तो सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन A की वैल्यू क्या रखोगे आप? A की वैल्यू रखोगे 4 पाई r स्क्वायर। अगर आप यहां से Q की वैल्यू निकालोगे तो Q इज इक्वल टू आ जाएगा सिग्मा इनटू 4 पाई r स्क्वायर। तो ये Q की वैल्यू मुझे इसमें रखनी है, तो यहां रखूंगा तो ये क्या हो जाएगा? सिग्मा गुणा 4 पाई r स्क्वायर अपॉन कितना? r स्क्वायर। देखो r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो गया। E इज इक्वल टू क्या आ गया? E इज इक्वल टू आ गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये फॉर्मूला विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का पृष्ठ के लिए ये है। आप अगर सिग्मा दे रखा है तो आप इससे निकाल सकते हो, और Q और R की वैल्यू दे रखी है तो आप इससे निकाल सकते हो। तो दो जगहों पर आपसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना आ गया हो गया। अब आप करते जब बिंदु गोले के अंदर, नंबर 3 पॉइंट पर, जब बिंदु P गोले के अंदर, गोले के अंदर होने का क्या मतलब है? ये बिंदु पहले कहां था? यहाँ। अब कहां? ये कहां था? सेकंड पोजीशन में कहां था? यहाँ पर। अब मुझे कहां लेना है? इस गोले के अंदर, यहाँ पर। अब आप देख रहे होंगे कि संपूर्ण आवेश कहां वितरित है? संपूर्ण आवेश वितरित है इस गोले के पृष्ठ पर,
और ये बिंदु कहाँ पर स्थित है? ये बिंदु स्थित है गोले के अंदर। अगर मैं फ्लक्स की बात करूंगा तो सारा का सारा फ्लक्स होगा वो गोले से बाहर निकलेगा, इस वजह से इस बिंदु P से कोई भी फ्लक्स नहीं गुजरेगा। ठीक है ना? तो मैंने बिंदु कहाँ लिया है? गोले के अंदर। तो अब आपको लिखना होगा गोले के अंदर गुजरने वाला फ्लक्स, गोले के अंदर गुजरने वाला फ्लक्स। तो गोले के अंदर कितना फ्लक्स? E डॉट डी एस, बेटा ये तो आपको फॉर्मूला लेना ही पड़ेगा, इज इक्वल टू कितना 5। तो E गुणा ds की वैल्यू कितनी? 4 पाई r स्क्वायर। अरे P बिंदु पर क्षेत्रफल लेना होगा नहीं लेना, r की जगह कुछ मान लो, आप r डैश स्क्वायर मान लो। मान लीजिए दूरी r डैश है, r डैश इज इक्वल टू 5 की वैल्यू कितनी? 5 की वैल्यू 0। क्यों 0 है? क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया है, क्योंकि बिंदु P गोले के अंदर स्थित है और बिंदु P जो गोले के अंदर स्थित है उसे कुछ भी फ्लक्स गुजरने वाला नहीं है, तो इसलिए फ्लक्स की वैल्यू मैंने क्या रखी? 0 रखी। तो E इज इक्वल टू क्या आ गया? E इज इक्वल टू आ गया 0। आपको स्पष्ट दिख रहा होगा। अर्थात कहने का अर्थ है कि अगर आवेशित गोला एक समान रूप से आवेशित है तो उसके अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वो होगी 0, चाहे उसके ऊपर कितना भी आवेश वितरित है, इस बात से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब बात करते हैं गोले के बाहर, गोले के पृष्ठ पर और गोले के अंदर विभव। ठीक, तो सबसे पहले मैं कहा लूंगा गोले के बाहरी बिंदु P पर स्थित किसी बिंदु पर विभव। वो बिंदु कौन सा है? वो बिंदु P है। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं विभव प्रवणता से। किससे स्टार्ट करेंगे बेटा? विभव प्रवणता से स्टार्ट करेंगे। तो विभव प्रवणता का जो फॉर्मूला है वो आपने पढ़ा है। क्या फॉर्मूला होता है विभव प्रवणता का? विभव प्रवणता का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr। यहाँ से अगर मैं dV की वैल्यू निकालूं तो dV की वैल्यू क्या आ जाएगी? dV की वैल्यू आ जाएगी माइनस E इंटू dr। ठीक, किंतु अब आपको पता है कि E का फॉर्मूला क्या होता है? अभी अवयव तो आप निकालेंगे आए हो। इस बिंदु पर E की वैल्यू कितनी है? इस बिंदु पर E की वैल्यू है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q अपॉन r स्क्वायर। आवेश की कौन सा? जो ये इस पृष्ठ पर वितरित है। ठीक, तो तब dV की वैल्यू क्या हो जाएगी? अब dV बेटा r स्क्वायर लेंगे क्योंकि गोले के बाहर स्थित है। तो dV इज इक्वल टू माइनस E का फॉर्मूला रखो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q अपॉन r स्क्वायर इनटू dr। ठीक, अब तब विभव, अब मैं यहां से विभव निकाल सकता हूं। विभव निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? विभव निकालने के लिए मुझे इंटीग्रल करना पड़ेगा। तो इंटीग्रल के लिए dV इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q को मैं यहां ले रहा हूं इनटू माइनस 1 अपॉन r स्क्वायर dr। लिमिट कहां से लाऊंगा? लिमिट अनंत से लाऊंगा। किस बिंदु पर? बिंदु P पर। तो इसमें लिमिट क्या हो जाएगी? लिमिट हो जाएगी इनफाइनाइट टू P। अब मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं। तो V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? V इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस 1 अपॉन r स्क्वायर का जो इंटीग्रल होगा वो होगा माइनस 1 अपॉन r। लिमिट लगाओगे आप इनफाइनाइट टू P, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि xn का जो इंटीग्रेशन होता है xn dx का जो फॉर्मूला होता है वो होता है xn प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। इस फॉर्मूले से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो v इज इक्वल टू, जब आप बेटा बिंदु P, और ये जो बिंदु P है ये कितनी डिस्टेंस पर है केंद्र से? बिंदु P डिस्टेंस जो है इसकी केंद्र से वो है r। तो बिंदु P की जगह मैं क्या रख सकता हूँ? बिंदु P की मैं जगह लिख सकता हूँ r। ठीक, चलो यहाँ भी r लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब v इज इक्वल टू माइनस
माइनस प्लस, तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू लिमिट एक बार रखोगे तो 1 अपॉन r माइनस दोबारा अनंत रखोगे तो साइन चेंज करके रखेंगे तो ये हो जाएगा -1 अपॉन अनंत। इस टर्म की वैल्यू होगी 0 क्योंकि अनंत जो है वो बहुत बड़ा टर्म है और एक में भाग देंगे उससे तो वो 0 आ जाएगा। तो v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q अपॉन r। तो ये वही फॉर्मूला है जो किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर जो आवेश से स्मॉल r दूरी पर होता है विभव का फॉर्मूला है। तो इसलिए जिस प्रकार E बिंदु आवेश मान करके निकाल सकते हैं पृष्ठ के लिए, उसी प्रकार से हम किसी पृष्ठ के लिए V को भी बिंदु आवेश मान करके उसके केंद्र पर निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए मैं इस फॉर्मूले में r की मल्टीप्लाई ऊपर करो और r की मल्टीप्लाई नीचे करो तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ये फॉर्मूला हो जाएगा V इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन r स्क्वायर इनटू r। कोई फर्क नहीं पड़ा। और ये जो फॉर्मूला है ये किसका फॉर्मूला है, ये E का फॉर्मूला है। तो V इज इक्वल टू ये फॉर्मूला हो गया V इज इक्वल टू ER। आप अगर E के टर्म में आपको विभव का फॉर्मूला निकालना है तो इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं और Q और R के टर्म में निकालना है तो आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। तो गोले के बाहरी बिंदु P पर विभव के दो फॉर्मूले आ गए। अब हम कहां बात करते हैं, अब हम बात करने वाले हैं गोले के पृष्ठ पर। नंबर 2, यदि बिंदु P गोले के पृष्ठ पर स्थित हो, गोले के पृष्ठ पर स्थित हो तो गोले के पृष्ठ पर स्मॉल r की वैल्यू जो है क्या हो जाएगी, कैपिटल R हो जाएगी। यानी ये बिंदु यहां से यहां आएगा तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, कैपिटल R के बराबर हो जाएगी। तो इसमें मुझे स्मॉल r की जगह कैपिटल R कर देना है, आ जाएगा। तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q अपॉन r। अर्थात इसका एक फॉर्मूला और बन सकता है v इज इक्वल टू e एवं v इज इक्वल टू e की वैल्यू क्या थी वहां पर, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू r। ठीक है बेटा। तो ये तीनों जो फॉर्मूले हैं ये तीनों फॉर्मूले किसके हैं, v के हैं। कहां पर, पृष्ठ पर। अब बात कर रहे हैं हम कहां, गोले के अंदर। ठीक बेटा। तो गोले के अंदर अब हम बात करते हैं गोले के अंदर विभव पर। शुरुआत कहां से करनी है, शुरुआत हमें करनी है विभव प्रवणता से। तो विभव प्रवणता का फॉर्मूला क्या है, विभव प्रवणता का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr। और आपको पता है गोले के अंदर जो E की वैल्यू होती है वो क्या होती है, 0 होती है। अभी तो हम निकाल के लाए थे गोले के अंदर। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का dV अपॉन dr इज इक्वल टू 0। माइनस dV अपॉन dr की वैल्यू 0, इसका मतलब क्या है कि dV यानी V में r के सापेक्ष कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। जब कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है तो यहाँ पर क्या v निश्चित हो गई। अगर v का मान गोले के अंदर 0 है तो गोले के अंदर v का मान होगा नियत, ना घटेगा और ना ही बढ़ेगा। जब v का मान अंदर नियत है तो इसकी वैल्यू होगी किसके बराबर, इसकी वैल्यू होगी गोले के पृष्ठ पर उपस्थित v की वैल्यू के बराबर। अब हम बात करते हैं E तथा V का ग्राफिक निरूपण। किसी गोले के लिए अंदर, पृष्ठ पर और बाहर कितनी वैल्यू, 3। उसी प्रकार से विभव में भी कितनी वैल्यू, 3। अगर मैं इनका ग्राफ खींचूं तो इनका ग्राफ कैसा रहेगा। आपको पता है कि अगर मुझे ग्राफ खींचना है तो मुझे दो अक्ष x और y तो लेने ही पड़ेंगे, x अक्ष
और बाई अक्ष। एक्स अक्ष पर मैं मानूंगा दूरी और बाई अक्ष पर मुझे लेना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की वैल्यू। ठीक, तो अब यहां पर देखिए ये जो मैंने खींचा है गोला, ये कौन सा गोला है? ये वही गोला है जिस पर मुझे प्लस क्यू आवेश वितरित करना है। और इसकी जो त्रिज्या है, इसकी त्रिज्या कितनी है? इसकी त्रिज्या है r। तो मैं इसकी बाउंड्री को x अक्ष पर बनाए देता हूं। अब आप ध्यान से देखोगे तो देखिए ई बाहर जो विद्युत क्षेत्रीय तीव्रता का मान किस पर डिपेंड कर रहा है? r पर डिपेंड कर रहा है, यानी कि 1/r² है। कहने का मतलब है कि दूरी जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी ई का मान घटता जाएगा, इधर भी और इधर भी, और पृष्ठ पर सबसे ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि कैपिटल R बड़ा है या कैपिटल R छोटा है? कैपिटल R छोटा है स्मॉल r की कंपेयर में, इसलिए ई पृष्ठ पर जो ई की वैल्यू होगी मैक्सिमम होगी। इसलिए ई पृष्ठ पर, भाई यही तो पृष्ठ है, तो इस पृष्ठ पर मुझे ई की वैल्यू मैक्सिमम माननी पड़ेगी। और ई की वैल्यू मैक्सिमम, अगर मैं r दूरी गोले से बाहर जाऊंगा तो ई का मान घटना प्रारंभ हो जाएगा, और जो घटने की दर होगी वो होगी इस तरह से। और फॉर्मूला क्या? E प्रोपोर्शनल टू 1/r²। जिस प्रकार से इधर, उसी प्रकार से उसी रेशियो में इधर होगा। ठीक, अब बात करते हैं गोले के अंदर। यही तो गोले के अंदर है, तो गोले के अंदर जो ई का मान कितना है? गोले के अंदर ई का मान है 0। तो इसलिए गोले के अंदर ई का मान जो होगा, ई का मान होगा 0। ये बिंदु O, ये R और ये -r। ठीक, आगे बात समझ? तो ये किसकी वैल्यू है? ये ग्राफ है ई का। बाहर r के अकॉर्डिंग घटेगा और गोले के अंदर क्या होगा? गोले के अंदर 0 होगा, और पृष्ठ पर ई की वैल्यू क्या होगी? पृष्ठ पर ई की वैल्यू होगी मैक्सिमम। इसी प्रकार से हम बात करते हैं विभव की। तो विभव में भी क्या मुझे x बाई अक्ष मानने पड़ेंगे? विभव में भी मुझे x बाई अक्ष लेने पड़ेंगे। बिंदु O, x अक्ष पर मैं क्या लूंगा? x अक्ष पर मुझे लेना है r, और y अक्ष पर मुझे क्या लेना है? यहां पर y अक्ष पर मुझे लेना है विभव v। ठीक, उसी प्रकार से मुझे है गोला निरूपित करना पड़ेगा। ठीक है, और इस गोले पर मुझे कैसा आवेश शो करना पड़ेगा? प्लस q आवेश शो करना पड़ेगा। और इस गोले की भी त्रिज्या कितनी? इस गोले की भी त्रिज्या r, तो इसलिए मैं x अक्ष पर भी मुझे इसकी बाउंड्री दिखानी पड़ेगी। ठीक बेटा, अब इसके बाद b देखिए, b बाहर r के अकॉर्डिंग घटेगा और b पृष्ठ पर r के अकॉर्डिंग ही होगा, लेकिन v अंदर कितना है? v अंदर है नियत। तो इसलिए सबसे पहले मैं कहां मानूंगा? सबसे पहले मैं विभव निकालूंगा पृष्ठ पर। मान लीजिए पृष्ठ पर विभव कितना है, तो अंदर भी क्या होगा? अंदर भी विभव का मान नियत होता है, और नियत कितना होता है? वो होता है जितना कि पृष्ठ पर है। और पृष्ठ से बाहर जाने पर जो v की वैल्यू है, v की वैल्यू घटती है। तो इस प्रकार से आपको माइनस r, इस प्रकार से आपको v का ग्राफ मिल जाएगा। ठीक है, तो बस इसमें देखो ज्यादा अंतर नहीं है। यहां पर अंदर क्या था? यहां अंदर पृष्ठ के अंदर हो गया था 0, लेकिन यहां पृष्ठ के अंदर 0 ना होकर के नियत है। बाकी e बदलेगी 1/r² के अकॉर्डिंग, और v बदलेगी 1/r के अकॉर्डिंग। उम्मीद है गोले के टर्म में आपको e और v की वैल्यू समझ में आ गए होंगे, और उनके ग्राफ भी आपकी समझ में